हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 4 कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर पहले वो है कृत्रिम गर्भाधान। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? कृत्रिम गर्भाधान, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम आपको पता ही है कि जो प्राकृतिक रूप से ना हो, आर्टिफिशियल तरीके से हो। इसमें होता क्या, पहले मैं आपको समझा दूँ फिर लिखवा दूँगी कि मान लो कोई दंपत्ति है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर दोनों को चेक करते हैं। ठीक है, महिला को भी और नर को भी। तो जब वे नर को चेक करते हैं, उन्हें पता चला कि नर के शुक्राणुओं की जो संख्या है वो बहुत कम है। ठीक है, नर का जो वीर्य है, ठीक है, यानी कि जो तरल पदार्थ है उसमें जो शुक्राणु है उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। और जितने भी शुक्राणु हैं, कम तो वो है ही, साथ में वो मादा के अंडवाहिनी के एम्ब्यूलरी इस्थमस जंक्शन तक भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो मैंने आपको ध्यान रखना है इसमें क्या है। ऐसे नरों में यह प्रक्रिया करवाई जाती है जिसमें क्या है, शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तथा वे जो कम संख्या में हैं वे एम्ब्यूलरी इस्थमस जंक्शन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके वृषण से शुक्राणुओं को लेते हैं प्रयोगशाला में, उसे फिर सांद्रित करते हैं। सांद्रित मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, सांद्रित मतलब होता है गाढ़ा करना। उसे गाढ़ा करते हैं तथा फिर उसकी पत्नी यानी कि महिला के भीतर योनि के द्वारा शुक्राणुओं को प्रवेश करवाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि प्राकृतिक रूप से ना होकर ये कृत्रिम तरीके से ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो आप इसे नोट करेंगे। क्या हो रहा है इसमें? नर के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। देखा, वे कहाँ तक नहीं पहुंच पाते? एम्ब्यूलरी इस्थमस जंक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नर के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या जो थी वो बहुत कम होती है तथा वे एम्पिलरी इस्थमस जंक्शन, जो कहाँ पर है, अंडवाहिनी का वो भाग जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, वहाँ तक भी वो पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, आप नोट करते चलेंगे सारी चीज़। तो इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में क्या करते हैं, नर के शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में सांद्रित मतलब गाढ़ा किया जाता है तथा फिर उसकी पत्नी यानी कि महिला या फिर महिला की योनि में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस विधि में क्या हो रहा है, नर के वृषण में से शुक्राणुओं को लिया तथा उन्हें प्रयोगशाला में उन्हें सांद्रित किया, गाढ़ा किया तथा उसकी पत्नी के भीतर योनि द्वारा उन शुक्राणुओं को फिर प्रवेश करवा दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में करवाई जाती है, जानवरों में भी ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान, ये प्रक्रिया करवाई जाती है। तो उदाहरण आप लिखेंगे, किस में करवाई जाती है ये उदाहरण? मनुष्य तथा जानवरों।
मनुष्य तथा जानवर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको इजीली ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फिर से याद दिलाऊंगी, किताब को बहुत ध्यान से पढ़िए। जितने भी आपके खास टॉपिक हैं, और एक तरीके से मैंने सारे टॉपिक्स आपके कवर किए हैं और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन आपको फिर भी अपनी किताब को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है वो है उल्व भेदन। उल्व भेदन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एम्नियोसेंटेसिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उल्व भेदन पर टिप्पणी कीजिए या उल्व भेदन की व्याख्या कीजिए। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये नाम ध्यान रखना है। उल्व भेदन का मतलब होता है एम्नियोसेंटेसिस जिसे हम कहते हैं। है क्या ये बच्चों? मैं आपको लिखवाती चलूँगी, समझाती चलूँगी। इस प्रक्रिया के द्वारा महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की आनुवांशिक स्थिति ज्ञात की जाती है। जैसे आनुवंशिक रोग। जैसे आनुवंशिक रोग कौन कौन से रोग है आप अपने छोटी क्लास में यानी कि 11th में पढ़ चुके हो। डाउन सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक रोग, ठीक है, और लिंग की जांच, आदि। ठीक है, तो उल्व भेदन क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। इस प्रक्रिया के द्वारा महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की आनुवांशिक स्थिति। आनुवांशिक स्थिति का मतलब क्या है एक तरीके से यहाँ पर, यानी कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसकी कोशिका को लिया, उसकी कोशिका में पता किया कि भाई गुणसूत्रों की क्या स्थिति है, क्या गुणसूत्रों की कमी है या फिर अधिकता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं आनुवांशिक रोग का पता करना। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिखना है, डाउन सिंड्रोम। ऐसे आप अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो, बल्कि 12th क्लास में पढ़ोगे आगे चल के कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं आपके आनुवांशिक रोग। और साथ में एक चीज़ और भी है कि लिंग की भी जांच की जाती है इस प्रक्रिया के द्वारा। लिंग की जांच का मतलब पता किया जाता है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो नर है या फिर एक मादा है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ की जांच होती है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, उल्व भेदन जिसे हम कहते हैं एम्नियोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा। अगली जो चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया वास्तव में होती कैसे है, उसे आप चित्र के द्वारा समझेंगे। हुआ क्या, आप ये जानते हैं, ये चित्र हम कई बार बना चुके हैं। यह चित्र है एक मादा के जनन तंत्र का, जनन अंगों का। आपको पता है ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय ग्रीवा है, ये बीच वाला हिस्सा क्या है, गर्भाशय है, ये योनि है, ठीक है। मैंने चित्र क्या बनाया है, ये चित्र बना है मादा जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का। तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि जो भ्रूण है वो कहाँ पर आकर रोपित हो जाता है, एंडोमेट्रियम। कई सारी परतें होती हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है, मीजोमेट्रियम जिसे मायोमेट्रियम भी कहते हैं, और एंडोमेट्रियम। तो जो भीतर की तरफ जो दीवार है गर्भाशय की, वहाँ पर आकर एक भ्रूण जो है वो स्थापित हो गया। और आप समझो ये है उस गर्भाशय के अंदर वो एक शिशु, ये मैंने बना दिया एक शिशु, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक यहाँ पर
शिशु। आपको पता है ये जो शिशु है कहाँ पर है, भ्रूण के भीतर, यानी तरीके से भ्रूण का ही बड़ा रूप है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आंसर शिशु, जो कि गर्भाशय में पल रहा है। अब इसके चारों तरफ क्या है आपको पता है, ये प्लेसेंटा है, अपरा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है तरल पदार्थ जिसमें वो शिशु निरंतर तैरता रहता है, इस तरल पदार्थ का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं इसे। ये क्या है, ये एक तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये? एमनियोटिक फ्लूइड। ये एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें जो शिशु है वो उपस्थित रहता है। इस तरल पदार्थ के द्वारा इसे निरंतर पोषण मिलता रहता है शिशु को। और साथ साथ क्या होता है, इस तरल पदार्थ में ये कोशिकाएं भी घूमती रहती है, यानी कि शिशु निरंतर इस तरल पदार्थ के संपर्क में है। तो क्या हुआ, इस तरल पदार्थ में शिशु के शरीर में से कुछ कोशिकाएं आकर तरल पदार्थ में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शिशु की कोशिकाएं, शिशु की कोशिकाएं, ठीक है। फिर से ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि शिशु है, शिशु के चारों ओर एक तरल पदार्थ रहता है जिसे हम नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, शिशु की कोशिकाएं भी आ जाती हैं। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो शिशु का शरीर है वो निरंतर इस तरल पदार्थ के संपर्क में है, तो यहाँ पर कोशिकाएं भी आ जाती हैं। तो अब क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या करता है, महिला के इस एमनियोटिक फ्लूइड में से कोशिकाओं को निकालता है और उन कोशिकाओं का फिर अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करता है। फिर पता करता है कि क्या भाई इसमें कोई आनुवांशिक रोग है या नहीं है, या फिर वो ये भी पता करते हैं कि वो जो बच्चा पल रहा है गर्भ में वो बालक है या फिर बालिका है। इस चीज़ का भी पता लगाया जाता है। तो आप ये चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद थोड़ा सा लिख लेंगे इस उर्दू भेदन में। और विधि, किसकी विधि लिख रहे हैं हम, ये एमनियोसेंटेसिस की विधि लिख रहे हैं। इस विधि में महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर एक तरल पदार्थ रहता है। इस तरल पदार्थ में शिशु की कोशिकाएं भी आ जाती हैं। इन कोशिकाओं को निकालकर प्रयोगशाला चिकित्सक द्वारा परीक्षण किया जाता है। चिकित्सक द्वारा परीक्षण संपन्न होता है, तथा निम्नलिखित संदर्भों का अध्ययन
अध्ययन होता, जिनका अध्ययन होता है। कौन कौन से हैं वो? कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या का अध्ययन, जिससे क्या पता चलता है आगे जाके, अगर कम है या फिर ज्यादा है, दोनों तरीकों से ही उसे नाम दिया जाता है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग का पता लगाना। अगली चीज क्या पता चलती है? लिंग। लिंग का ज्ञान होना। पता चलता है कि जो गर्भ में पल रहा है शिशु वो नर है या फिर मादा है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है साथ में, मतलब बोर्ड एग्जाम में कैसे कि उल्ब भेदन प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, इसका एक लाभ तथा एक दुरुपयोग या फिर हानि बताइए। तो लाभ आपको पता चल गया कि इससे हमें आनुवांशिक रोगों का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उल्ब भेदन, उल्ब भेदन से एक लाभ। क्या लाभ है? आनुवांशिक विकृतियों, आनुवांशिक विकृतियों जिसे कहते हैं रोग का पता लगना, जिसके बाद इलाज द्वारा शिशु ठीक, शिशु स्वस्थ भी हो सकता है। ठीक, यानी कि क्या हुआ, हमें आनुवांशिक रोग का पता चल गया इस विधि के द्वारा, जिसके बाद क्या होगा, इलाज के द्वारा जो शिशु है वो दोबारा से स्वस्थ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया एक लाभ। अब एक दुरुपयोग क्या हो सकता है इसका? उल्ब भेदन, उल्ब भेदन का एक दुरुपयोग या फिर हानि भी जिसे हम कहते हैं। इसका नुकसान क्या है? इसका एक नुकसान ये है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या, इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि बहुत सारे दंपति ऐसे होते हैं जिन्हें कन्या यानी कि एक लड़की की चाह नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों की चाह रखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो शिशु होना चाहिए वो लड़का ही होना चाहिए, हमारी जो संतान होनी चाहिए वो लड़का ही होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उन्हें बोलते हैं कि आप लिंग जांच कीजिए या पता कीजिए, और फिर वो गर्भ में ही, महिला के गर्भ में ही उस शिशु कन्या की हत्या करवा देते हैं। शिशु कन्या को की हत्या को ही कन्या भ्रूण हत्या नाम दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही दुरुपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है बच्चों, भारत में ये जो है उल्ब भेदन वो पूरी तरीके से बैन है तरीके से। भारत में उल्ब भेदन बैन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में ये जो उल्ब भेदन है ये एक तरीके से पूरा बैन है। आपने देखा होगा कि बहुत ही जगह जब डॉक्टरों के पास जाते हैं जहाँ पर नॉर्मली डिलीवरी होती है बच्चों की, ठीक है, तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उनके जो ऑफिस होता है, उनका जो हॉस्पिटल होता है, अस्पताल होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि लिंग निर्धारण अथवा उल्ब भेदन
उल्बभेदन यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में ऐसी जगह लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ पर लिंग निर्धारण अथवा उल्बभेदन, लिंग निर्धारण की जांच, इस तरीके से की जांच अथवा उल्बभेदन यहाँ नहीं होता है, इस तरीके से आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में ये जो परीक्षण है ये पूरी तरीके से बैन है। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है यौन संचालित रोग, यौन संचालित रोग, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा यौन संचारित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो कि यौन प्रक्रिया के द्वारा महिला और पुरुष में होते हैं उन्हें कहते हैं यौन संचारित रोग, इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो शॉर्टकट में इन्हें हम STD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? STD। तो ये कई प्रकार में बटे हुए हैं। इनके जो प्रकार हैं मुख्यतः सबसे पहला जो आता है वो है जीवाणु द्वारा STD। ठीक है, इसके जो प्रकार हैं वो कई सारे हैं। सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है इसमें जीवाणु, जीवाणु द्वारा STD। ठीक है, यानी कि जीवाणु के द्वारा ये जो यौन संचारित रोग हैं वो कौन कौन से हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इन पर आप काफी ध्यान देंगे। सबसे पहला जो रोग आता है वो है सुजाक। उस रोग का नाम है सुजाक, इंग्लिश में कहते हैं गोनोरोइया। क्या है? गोनोरोइया। कारक, कारक मतलब किस जीवाणु के द्वारा ये होता है, उस जीवाणु का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसका नाम है नाइसेरिया, नाइसेरिया गोनोरिया। नाइसेरिया गोनोरिया उस जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा ये रोग होता है। लक्षण आप लिखेंगे, इसका लक्षण क्या है? लक्षण है मूत्र त्याग के समय जलन होना तथा ज्वर, मतलब बुखार आना आदि। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि यौन संचारित रोग जो है उसके कई प्रकार हैं। में सबसे पहले जो प्रकार आता है वो है जीवाणु द्वारा STD। कौन कौन से हैं, यानी कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, यौन संचारित रोग कौन से हैं। सबसे पहला नाम है सुजाक, जिसको कहते हैं गोनोरिया। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी नोट करवाती हूँ। कारक यानी कि उस जीवाणु का नाम लिखना है जिसके द्वारा सुजाक रोग होता है, उसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। लक्षण इसके हैं मूत्र त्याग के समय जलन होना, साथ में बुखार आना। अगला जो है रोग उसका नाम है सिफिलिस। अगले रोग का नाम है सिफिलिस। इसका आप कारक लिखेंगे, इसके कारक का नाम है ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? इसके लक्षण हैं यौनांगों पर घाव एवं छाले होना, तेज बुखार आना, बुखार को ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे रोग का नाम है जिसे कहते हैं सिफिलिस। कारक है उसका ट्रेपोनेमा पैलिडम, लक्षण है जननांगों पर घाव एवं छाले होना,
तेज बुखार आना आदि। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विषाणु द्वारा कौन कौन से यौन संचारित रोग हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।